हेलो मेडिकोस। आज हम देखने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसके बारे में आज हम फुल लेक्चर देखेंगे। इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ टाइफाइड, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, इंक्यूबेशन पीरियड, उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशंस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। इतना टॉपिक हमारे इस वीडियो में कवर किया हुआ है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन से। डेफिनेशन में टाइफाइड फीवर इज़ अ सिस्टमिक इन्फेक्शियस डिजीज़। टाइफाइड फीवर है जो एक सिस्टमिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। सिस्टमिक इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब जो कि एक पूरा सिस्टम में कवर होता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा सिस्टम को ये इन्फेक्शन करेगा। कॉज्ड मेनली बाय द बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी। और जो ये साल्मोनेला टाइफी है वो एक टाइप का बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड कॉज करता है। इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर और पुअर सैनिटेशन। ये जो साल्मोनेला टाइफी है वो कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर और पुअर सैनिटेशन की वजह से हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटेरिक फीवर। ये जो है इसको हम टाइफाइड को इंटेरिक फीवर भी बोल सकते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और कॉजेटिव एजेंट सेम टाइप है। साल्मोनेला टाइफी जो कि ये टाइफाइड कॉज करता है, और साल्मोनेला पैराटाइफी जिसका ABC टाइप है वो पैराटाइफाइड फीवर कॉज करता है। उसके बाद हम इन सब बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दो टाइप का होता है, एक ग्राम पॉजिटिव होता है, एक ग्राम नेगेटिव होता है। सो ये है जो साल्मोनेला टाइफी, ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और बैसिलाई मतलब रॉड शेप्ड का होता है। मोटाइल मतलब जो कि एक प्लेस से अनदर प्लेस में मूव कर सकता है। और नॉन स्पोर फॉर्मिंग। स्पोर फॉर्मिंग मतलब होता है कि वो अपने लिए एक, ऐसे हम समझते हैं जैसे कि ये बैक्टीरिया है, ये अपने लिए एक कवरिंग बना लेगा, इसको हम स्पोर फार्मिंग बोलते हैं। ये कवर का काम होता है हीट रेसिस्टेंस, कूल रेसिस्टेंस, सब कुछ, एसिड रेसिस्टेंस, मतलब कोई भी कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, इसको बोलते हैं हम स्पोर फार्मिंग। और जो हमारा अभी टाइफाइड का बैक्टीरिया है वो है नॉन स्पोर फार्मिंग, मतलब वो अपने आप के लिए कवरिंग नहीं बना सकता है। उसके बाद है हमारा फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब होता है ऐसा बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के साथ भी और बिना ऑक्सीजन के भी अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे कैसे बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर कर सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। एक है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, एक है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हम देखेंगे फीकल ओरल रूट, ये स्टूल हैं और ये एक कोई आदमी है, ये स्टूल के साइड में कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल है। इस स्टूल से जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, ये वेजिटेबल में गया और ये वेजिटेबल को इस बंदे ने बिना साफ़ किए, अच्छे से बिना बॉयल किए ही खा लिया। अब इसके अंदर भी ये साल्मोनेला टाइफी इंटर कर जाएगा, इसको हम बोलते हैं फीकल ओरल रूट। अब उसके बाद देखते हैं पुअर हैंड हाइजीन। पुअर हैंड हाइजीन मतलब कोई भी हाथ को बिना धोए अच्छे से सैनिटाइज किए उसके थ्रू इंटर हुआ तो उसको हम पुअर हैंड हाइजीन बोलते हैं। उसके बाद है कंटामिनेटेड वाटर, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब कंटामिनेटेड वाटर का रिसोर्सेज होता है वो कंटामिनेटेड है, उससे हो सकता है। कंटामिनेटेड फूड, यदि फूड का रिसोर्सेज कंटामिनेटेड है उससे हो सकता है। फ्लाइज कैरिंग बैक्टीरिया, इफ़ फ्लाई में साल्मोनेला टाइफी का कैरियर है तो उससे भी हो सकता है। क्रोनिक कैरियर्स भी हो सकता है। क्रोनिक कैरियर का मतलब होता है, ये क्रोनिक कैरियर का मतलब होता है जिसको पहले से टाइफाइड है वो। अब रिस्क फैक्टर देखते हैं। रिस्क फैक्टर मतलब कैसे कैसे किस किस वजह से हो सकता है, जैसे पुअर सैनिटेशन की वजह से हो सकता है, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम किया उससे हो सकता है, क्राउडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्राउडेड लिविंग कंडीशन में हो सकता है, जैसे बहुत लोग हैं उधर भी हो सकते हैं। ट्रैवलिंग टू एंडेमिक एरियाज़, जहाँ पे अभी टाइफाइड का लहर चल रहा है उधर यदि हम ट्रैवल करने गए उधर भी हो सकता है। पुअर पर्सनल हाइजीन, अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो उससे भी हो सकता है। वैसे है पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कैसे हमारे
शरीर में बैक्टीरिया एंटर करते हैं और कैसे टाइफाइड कॉज करते हैं। फर्स्ट है बैक्टीरिया एंटर थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर। बैक्टीरिया पहले कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, इन्वेड इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एंड पेस्ट पैचेज। जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है उधर जाके इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसके कारण वो पेस्ट और पैचेज में भी इन्फेक्शन कॉज होता है और ब्लड स्ट्रीम जो होता है उधर तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद स्प्लीन टू लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो एंड गल ब्लैडर। उसके बाद जब ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है तो स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो, गल ब्लैडर, बाकी जितना भी ऑर्गन है उन सब में वो स्प्लिट हो जाता है और उसकी वजह से सिस्टमिक इन्फेक्शन एंड फीवर कॉज होता है। फिर देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब होता है जब से बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर किया है और फर्स्ट सिम्टम दिखेगा, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो यूजुअली इसका 7 से 14 दिन का होता है इंक्यूबेशन पीरियड। 7 से 14 दिन में फर्स्ट सिम्टम दिख जाता है और रेंज में लिया जाए तो 3 से 60 दिन भी लग सकता है। साइन एंड सिम्टम्स देखें टाइफाइड का। अर्ली सिम्टम्स होता है ग्रेजुअल ऑनसेट फीवर, मतलब लगातार फीवर इंक्रीज़ होता रहता है। हेडेक होता है, वीकनेस होता है, मेलाइज मतलब थकान महसूस होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब एनोरेक्सिया की जैसे भूख न लगना वो महसूस होता है। बॉडी एक्स, शरीर दुखता है। प्रोग्रेसिव सिम्टम्स देखेंगे बाद में, हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, एब्डोमिनल पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो सकता है, ड्राई कॉफ मतलब सूखा खोखी हो सकता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बाय वीक। अब ये 4 हफ्ता का होता है। इसका क्लिनिकल फीचर वीक में देखेंगे तो फर्स्ट वीक में होता है स्टेप लेडर फीवर, मतलब इंक्रीजिंग वे में फीवर इंक्रीज़ होता है, जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस, 37 नहीं 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे ही इंक्रीज़ होता रहता है। वैसे ही हेडेक होता है, मेलाइज होता है, थकान महसूस होता है, ड्राई कफ, कॉन्स्टिपेशन ये सब होता है। सेकेंड वीक में सस्टेंड हाई फीवर, इधर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक हमारा फीवर पहुंच जाता है। रोज़ स्पॉट्स, जो कि ये सब देख रहे हैं आप, ये सब रोज़ स्पॉट्स हैं, दाग धब्बा दिखने लगते हैं हमारे शरीर में। उसके बाद स्प्लीनोमेगाली मतलब जो स्प्लीन है हमारा उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, जो पेट है वो फूलने लगता है। रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया मतलब शरीर का जो हार्ट होता है उसका रेट डिक्रीज़ होने लगता है। वाइट कॉटेड टंग, जो टंग होता है उसके ऊपर से वाइट मटेरियल का कोटिंग होने लगता है। थर्ड वीक में सीवियर टॉक्सिसिटी, इफ़ टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उसको सीवियर टॉक्सिसिटी हो सकता है, जिसके कारण से सेप्सिस में जा सकता है। मतलब सेप्सिस एक ऐसा कंडीशन है जब पूरा ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन हो जाता है। डेलीरियम, जो कि टाइफाइड स्टेट है, उसमें हमारा मेंटल कन्फ्यूज़न होने लगता है। इंटेस्टाइनल हेमरेज, जो इंटेस्टाइन है उससे हमारा ब्लड लीक होने लगता है इन्फेक्शन के कारण। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, जो इंटेस्टाइन है उसमें इन्फेक्शन के कारण जो परफोरेट करके उसका इंटेस्टाइनल मटेरियल होता है वो बाहर निकलने लगता है एब्डोमिनल कैविटी में। वैसे ही फोर्थ वीक में इफ़ अच्छे से ट्रीट किया जाए तो ग्रेजुअल रिकवरी हो सकता है। अब इन्वेस्टिगेशन कैसे पता करें, तो फर्स्ट में सीबीसी करते हैं, हम कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, उसमें हमें ल्यूकोपेनिया देखने को मिलता है रिपोर्ट में। ल्यूकोपेनिया का मतलब होता है WBC काउंट 4000 से कम होता है। माइल्ड एनीमिया मतलब हेमोग्लोबिन हमारा 12 से कम होता है। वैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट का काउंट 1.5 लाख से 1,50,000 से कम होता है। ESR जबकि वो हमारे इन्फेक्शन होता है उसके लिए किया जाता है, वो माइल्डली एलिवेटेड मतलब हल्का बढ़ा हुआ रहता है। वैसे ही कल्चर, टाइफाइड का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट ही कल्चर टेस्ट है। ब्लड कल्चर किया जाता है फर्स्ट वीक में, स्टूल कल्चर थर्ड वीक में किया जाता है, यूरिन कल्चर जो ऑर्गेनिज्म शो करता है वो किया जाता है। बोन मैरो, इफ़ ये ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर और यूरिन कल्चर काम नहीं किया तो बोन मैरो कल्चर किया जाता है। ये सेंसिटिव टेस्ट है। उसके बाद वायरल टेस्ट करते हैं, जो कि एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, जो हमारा बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है सैल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट, उसको हम डिटेक्ट करने के लिए वायरल टेस्ट करते हैं। उसके बाद है डायग्नोसिस, कैसे हम डायग्नोस करें पेशेंट को कि हाँ इसको टाइफाइड है। इसके लिए हम क्लिनिकल सिम्टम्स देखते हैं, फर्स्ट में मैच करते हैं कि नहीं, ब्लड कल्चर देखते हैं उसमें ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, वायरल टेस्ट देखते हैं, स्टूल कल्चर करते हैं। उसके बाद हम ट्रीटमेंट देखते हैं।
फर्स्ट में है एंटीबायोटिक्स, जो कि ये एंटीबैक्टीरियल डिजीज़ है टाइफाइड, उसके लिए हम फर्स्ट में देखेंगे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में होता है सेफ्ट्रैक्सोन, जो कि हमारा चॉइस ऑफ ड्रग्स हैं। उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन, उसके बाद सिप्रोफ्लोक्सासिन। इन तीनों में से कोई एक देना पड़ता है। इफ़ सेफ्ट्रैक्सोन एजिथ्रोमाइसिन नहीं काम किया, रेसिस्टेंस है, तब हम सिप्रोफ्लोक्सासिन यूज़ करते हैं। उसके बाद सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम देखेंगे। एडिक्वेट हाइड्रेशन रखना पड़ता है पेशेंट को, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का कंज्यूम करना पड़ता है, बेड रेस्ट करना पड़ता है, न्यूट्रिशन डाइट फॉलो करना पड़ता है। फीवर मैनेजमेंट के लिए पैरासीटामोल यूज़ करते हैं। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट में देखेंगे मॉनिटर टेम्परेचर रेगुलरली, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, इनकरेज ओरल फ्लूइड्स, रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट, प्रोवाइड हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स, एजुकेट पेशेंट अबाउट हाइजीन। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन, इफ़ ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं हुआ तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम मतलब जीआई सिस्टम में, जीआई ट्रैक्ट में इंटेस्टाइनल हेमरेज हो सकता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, पेरिटोनियल कैविटी का इन्फ्लामेशन, पेरिटोनाइटिस मतलब पेरिटोनियम का इन्फ्लामेशन। न्यूरोलॉजिकल मतलब न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में हमें डिलीरियम हो सकता है, इंसिफेलोपैथी हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमें मायोकार्डाइटिस हो सकता है, जो कि इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियल मसल्स होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें निमोनिया हो सकता है। हेपेटिक सिस्टम में हमें हेपेटाइटिस हो सकता है, जो कि लीवर का इन्फ्लामेशन है। हेमाटोलॉजिकल ब्लड में हमें सीवियर एनीमिया देखने को मिल सकता है। और डीआईसी डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन मतलब हमारे जो स्मॉल वेन सब होता है उसमें ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा डेंजर कंडीशन है। वैसे हम प्रिवेंशन देखते हैं। प्रिवेंशन में हमें फर्स्ट में पर्सनल मेजर, उसके बाद वैक्सीनेशन में देखेंगे। फर्स्ट में पर्सनल मेजर में हैंड वॉशिंग विथ सोप, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर फूड हैंडलिंग, गुड सैनिटेशन, ये सब देखना पड़ता है। उसके बाद वैक्सीनेशन में हम टीसीवी टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं, ओरल टाइफाइड वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं, VI पॉलीसैकेराइड वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। और इस वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा कौन सा डिजीज़ का टॉपिक होगा वो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना के अपलोड करेंगे। थैंक यू।